हेलो बच्चों, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने इस चैनल में टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस तथा जीआईसी लेक्चरर की तैयारी करवाएंगे बहुत बेहतर तरीके से। इस चैनल में हम आपको टॉपिक वाइज बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स पढ़ाएंगे, इसके बाद उसके एमसीक्यू करवाएंगे। तो आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है एनिमल सेल। एनिमल सेल जो होती है वो मुख्यतः दो प्रकार की पाई जाती है। एनिमल सेल यानी जो सेल है वो दो टाइप्स की पाई जाती है, क्योंकि जो सेल की उत्पत्ति हुई इसमें सबसे पहले आती है जो प्रोकैरियोटिक सेल, ये हमारी लिखी है, और दूसरी हमारी होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो सबसे सर्वप्रथम हुई है, इसीलिए इसको प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। तो सर्वप्रथम हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इन दोनों के डिफरेंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम दोनों के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सर्वप्रथम इसमें पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल इज अ सिंपल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। मतलब कि ये सबसे पहले इसमें जो सेल है, सेल की जो खोज है वो रॉबर्ट हक ने की। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का होता है। प्रोकैरियोटिक जो शब्द है वो प्रिमिटिव, प्रोकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव सेल, मतलब कि ये एक सिंपल सेल होती है और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होती है दैट लैक्स अ ट्रू न्यूक्लियस। मतलब कि इसमें जो होता है वो एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, मतलब जो भी ऑर्गेनली पाई जाती है उनमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। यह केवल बैक्टीरिया में पाई जाती है और आर्कियों में पाई जाती है। इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो निम्नलिखित हैं, उसको हम धीरे धीरे यहाँ से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें आता है सेल साइज। सेल साइज कितना होता है, इसका जो सेल साइज होता है, मतलब ये क्योंकि छोटी ही होती है, क्योंकि प्रिमिटिव है, तो इसमें सबसे पहले होता है कि 0.1 से 5 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो बताए जा रहे हैं। न्यूक्लियस क्या होता है इसमें, न्यूक्लियस जो होता है यानी कि एक होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जो ऊपर अपर में पाई जाती है वो न्यूक्लियस जो होती है ब्लैक कलर की, वो अपसेंट होती है न्यूक्लियर रीजन में। और डीएनए क्या है, डीएनए, इनका जो डीएनए होता है वो सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। मतलब कि सिंगल होगा और सर्कुलर होगा क्रोमोसोम, समटाइम्स फाउंड इन प्लाज्मिड। मतलब कि उसमें लिखा है कि किसी किसी बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड भी पाया जाता है और जो डीएनए पाया जाएगा वो सिंगल पाया जाएगा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, मतलब कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, ऑर्गेनली क्या होते हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, तो ये सारी जो होती है वो अपसेंट होती है इसमें। ठीक है, सेल वॉल इसकी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे कि जीआईसी वगैरह, इसमें बहुत ज़्यादा आती है कि इसकी जो सेल वॉल होती है वो काहे की बनी होती है। तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, नॉट इन आर्किया। मतलब कि जो आर्किया होते हैं, दो प्रिमिटिव, एक बैक्टीरिया दिया गया, एक आर्किया पाया जाता है। तो इसमें जो आर्किया है उसमें जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं पाई जाती, और इसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का पाया जाता है। 70S राइबोसोम पाया जाता है, तथा इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रेजेंट कॉन्टैक्ट कंट्रोल मूवमेंट, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें उसी के द्वारा जो होता है वो मूवमेंट होता है। साइटोप्लाज्मा जो होता है, साइटोप्लाज्मा क्या होता है, जो सेल के अंदर एक जेल लाइक, एक मतलब जेली लाइक जो फ्लूइड होता है जिससे कि सारे मूवमेंट होते हैं, वो पाया जाता है। पिली, पिली क्या होता है कि जैसे जो बैक्टीरिया होता है तो जो उसमें यानी रिप्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए जो एक पिली का फॉर्मेशन होता है, उसी से एक दूसरे से अटैच होते हैं, तब जाके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मतलब कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो ट्रांसफ़र होता है वो पिली के थ्रू ही होता है। तो इसमें पिली पाई जाती है। फ्लैजला, कुछ लोगों में मतलब फ्लैजला एक ऐसा वेब लाइक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके थ्रू वो सेल होती है वो मूवमेंट करती है। और कैप्सूल जो होता है वो स्टिकली आउटर, मतलब जो उसकी आउटर जो थिक वॉल होती है उसी को हम कैप्सूल कहते हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए, जैसे कि इसका सेल साइज हो गया, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, डीएनए इसमें सिंगल सेल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो डीएनए है, दूसरा इसकी सेल वॉल है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और राइबोसोम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है कि 80S पाया जाता है, तो इसमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। 2-3 पॉइंट हैं, इनके आधार पर कंपैरिजन आता है। अच्छा, अब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो प्रिमिटिव सेल किन किन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। तो ई कोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया है, इसका फुल फॉर्म होता है एस्चुरी कोलाई, ठीक है। और स्ट्रेप्टोकोकस, ये भी एक बैक्टीरिया में ही आता है। आर्की में कौन होते हैं, आर्की कौन कौन सी आर्की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीआईसी के लिए, क्योंकि इसमें ये वाले क्वेश्चन आया था, अभी जो एलटी का एग्जाम हुआ था उसमें आया था।
यानी कि जो आर्की होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मैथेनोजन, इसके बाद हेलोफिल्स एंड थर्मोफिल्स। इसका एक रफली स्ट्रक्चर दिया गया है कि इसका जो आउटर बॉल होती है उसको क्या कहते हैं, कैप्सूल। इसके बाद कौन सी पाई जाती है, सेल वॉल, इसके बाद सेल मेम्ब्रेन, और इसमें डीएनए कैसा पाया जाता है, सर्कुलर पाया जाता है, ठीक है। और राइबोसोम कैसा पाया जाता है, 70 है। और फ्लैजेला जो पाया जाता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो ये तुम्हारा आज प्रोकैरियोटिक कंप्लीट हुआ। आगे आते हैं हम यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, मतलब कि यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक क्या है ना। प्रिमिटिव सेल में प्रोकैरियोटिक पाया जाता है, प्रिमिटिव जो मेंबर होते हैं एनिमल्स के, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती है हाईली डेवलप होती है, जो बहुत मतलब कि अच्छे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वेल डेवलप उसमें पाई जाती है। तो यूकैरियोटिक सेल आर कॉम्प्लेक्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड, यानी यूकैरियोटिक सेल कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स्ड होती है और हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है। सेल करेक्टराइज्ड बाय ए ट्रू मेम्ब्रेन, मतलब इसमें जो होती है ट्रू मेम्ब्रेन, उसमें क्या थी कि उसमें मेम्ब्रेन जो है वो फॉल्स पाई जाती है, मतलब पाई नहीं जाती, क्योंकि उसमें जो भी ऑर्गेनली होती है वो अंदर से बाहर नहीं होती, ऊपर की तो पाई जाती है। बट मेन डिफरेंस पहले क्या है हमें समझ में नहीं आता था, लेकिन उसमें क्या है कि जो अंदर का न्यूक्लियस है या ऑर्गेनली है तो वो ऐसे ही फ्रीली मूव करेंगे। ऑर्गेनली तो पाई जाती है, जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन नहीं है उसमें। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इसके बाद किस में पाई जाती है, एनिमल में पाई जाती है, सारे प्लांट्स में पाई जाती है, फंगी में पाई जाती है और प्रोटिस्टा में पाई जाती है। इसके बाद आते हैं इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या होते हैं। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन काहे की बनी होती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि डिफरेंस आता है कि जो जीआईसी वगैरह जो लेक्चर है उसमें पाया जाता है कि किसकी मेम्ब्रेन किसके थ्रू बनी है। तो प्रोकैरियोटिक सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जबकि इसकी जो मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। न्यूक्लियस क्या होती है, इसमें न्यूक्लियोलस जो होता है, मतलब न्यूक्लियो एक होता है न्यूक्लियस, एक ऐसी ब्लैक कलर की एक पाई जाती है बॉडी टाइप से, उसको उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। तो यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। इसके बाद इसमें डार्क कलर का आरएनए रीजन जो है वो, अच्छा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आरआरएनए कहाँ पे पाया जाता है। तो आरआरएनए जो है वो न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन। साइटोप्लाज्म में क्या है, इसमें जेल लाइक सब्सटेंस साइटोसोल पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसमें सारी ऑर्गेनेली पाई जाएंगी, क्योंकि ये एक वेल डेवलप्ड यूकैरियोटिक सेल है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सारे मेंबर्स जो हैं वो पाए जाएंगे सब माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें हम एक एक करके जो सारे ऑर्गेनली हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो एटीपी जनरेट होते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं अपन लोग, एनर्जी जो है वो अपन को मिलती है। अपन को लगता है कि खाना खाया, तो खाना खाने के बाद कहाँ कहाँ से जो एनर्जी मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही मिलती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही जाके क्रेब्स साइकिल जो होती है वो अपनी कंप्लीट होती है। उसी में ग्लाइकोल सबसे पहले क्या होता है, अपना ग्लाइकोलिसिस होता है। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता किसको होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या बनते हैं, एटीपी। एटीपी क्या होता है, एडिनोन ट्राईफॉस्फेट, यानी इसके रूप में एनर्जी अपन को मिलती है और इसके थ्रू ही अपन कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको पावर हाउस बोला जाता है। इसकी खोज किसने की थी, अल्बर्ट कोलिकर ने की थी। डिटेल किसने दी थी, रिचर्ड ने। और टर्म किसने दिया था, कॉर्ट बेंडा ने, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, इसका एक रफली स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है कि इसकी आउटर वाली जो लेयर होती है वो आउटर एक लेयर होती है, अंदर की जो लेयर होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ से ये मुड़ी हुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहा जाता है, ठीक है। इसमें F1 और F2 पार्टिकल पाए जाते हैं तथा इसको हम राइबोसोम कहते हैं। और इसी मैट्रिक्स के अंदर हमारी क्रेब साइकिल चलती है, जो अभी आगे अपन धीरे धीरे टॉपिक में पढ़ेंगे तो आगे समझाएंगे, ठीक है। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है ER, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन लाइक मतलब प्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है। ये दो प्रकार की होती है, एक तो स्मूथ और एक रफ। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी वेरी। इसमें क्या होता है, स्मूथ मतलब एक मोटी ऐसी ऐसी पाई जाएगी, ऐसी, तो इसको कहेंगे हम स्मूथ। और रफ में क्या होगा कि ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि उसमें राइबोसोम के ये छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, अगर ये स्मूथ है तो इसका मतलब ये मॉडिफाइड प्रोटीन, यानी कि इसकी जो प्रोटीन है वो मॉडिफाइड हो चुकी है। इसके बाद हम आते हैं गोल्जी ऑपरेटस, यानी गोल्जी ऑपरेटस जो सेल ऑर्गेनेली है यूकैरियोटिक के, वो हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। तो इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। इट एक्ट एज अ सेल,
इट एक्ट एज अ सेल ऑफ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है, किसी भी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करना। तो ये हमारा गोल्जी apparatus जो होता है वो पोस्ट ऑफिस होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडिफाइंग, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड फॉर द सिक्रेशन ऑफ द डिलीवरिंग टू द अदर ऑर्गेनली। यानी क्या करता है, ये जो भी प्रोटीन या लिपिड होती है उसकी पैकेजिंग करता है, उसको वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करता है। इसके दो फॉर्म पाए जाते हैं, एक तो सिस फॉर्म होता है, दूसरा ट्रांसफॉर्म होता है। सिस फॉर्म क्या होता है, एक गोल जो वैक्यूल लाइक पाई जाती है उसी को हम सिस फॉर्म कहते हैं, और ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जो उसको ट्रांसफ़र की जाती है उसी को हम ट्रांसफॉर्म कहा जाता है। इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स आता है बहुत ज़्यादा, कि जो गोल्जी बॉडी होती है उसके क्या क्या काम होते हैं। तो उसके जो काम होते हैं वो मॉडिफाइंग करना, सॉर्टिंग करना और पैकेजिंग करना, ये सारे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम आते हैं राइबोसोम। राइबोसोम आर द एसेंशियल सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल। राइबोसोम क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, और इसकी खोज जो की थी वो पैलाडे ने की थी। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी हम बता रहे थे कि डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। तो डिफरेंस क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक में जो पाया जाता है वो 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में पाया जाता है वो 80S, क्योंकि इट इज़ द एडवांस और इट इज़ द प्रिमिटिव, है ना। तो एडवांस, अच्छा इसमें जो यूनिट है जो वो आती हैं, मतलब कि जो अपना GIC वगैरह या उसमें क्योंकि अपनी उसी की क्लास है, तो इसमें क्या है, ये दोनों यूनिट आएंगी कि कौन सी किसकी यूनिट होती है। मतलब 80S जो राइबोसोम है इसकी कौन सी दो सब यूनिटें होती हैं, तो 60S और 40S 80 की होती हैं। देखो अगर अपन जोड़ेंगे तो 6 4 10 यानी कि 100 हो रही हैं वैसे तो माना जाए तो कहीं ना कहीं इसको जो इसकी बड़ी सब यूनिट होती है वो 60 की होती है, और इसकी 40 की, 70 की क्या होती है, 50S और 30S पाई जाती है। अगली जो ऑर्गेनली है अपन की यूकैरियोटिक, इसमें है लाइसोसोम के बारे में बताया गया कि इट इज़ एक्ट एज द डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द वेस्ट मटेरियल। यानी जो इसका जो काम होता है कि जो ऐसी चीज़ें होती हैं उनको इंगल्फ कर जाती है, जो कि बहुत केमिकल जो चीज़ें होती हैं डाइजेस्ट कर देती है उसको। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आत्महत्या के थैले कहा जाता है, क्योंकि ये उसको ख़त्म कर देती है, अपने आप को इंगल्फ कर देती है। इंगल्फ का मतलब होता है कि किसी सेल को, जो भी चीज़ बेकार है उसको अंदर अपने अंदर लेके उसको ख़त्म कर देती है। ठीक है, इसकी खोज जो थी वो डीडब्ल्यू ने की थी। अब इसके जो फंक्शन है वो दिए गए हैं कि कौन कौन से जो एग्जाम, इसमें प्रोटीज एग्जाम, लाइपेज एग्जाम, न्यूक्लियस और ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम। मतलब प्रोटीज एंजाइम जो होगा ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा, लाइपेज जो होगा वो लिपिड का ब्रेक डाउन करेगा, और जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लिक एसिड का ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें जो है ना दो इंपॉर्टेंट फीचर है ये आते हैं। सबसे पहले कि इसमें आएगा कि लाइसोसोम क्या करता है, ऑटोफेगी करता है, मतलब सेल्फ ईटिंग, है ना। इसीलिए इसको आत्महत्या कहते हैं, क्योंकि ये सेल्फ ईटिंग कर लेता है। लाइसोसोम कंट्रोल डिजेनरेशन। ठीक है, अगला इसमें दिया गया इंटरसेलुलर डाइजेशन, मतलब कि ब्रेक डाउन एंडोसाइटेड, मतलब फैगोसाइटेड, मतलब कि जो भी ये चीज़ होगी उसको अंदर ले लेगा, उसी को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। इसके बाद आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक फॉर द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। वैक्यूल क्या होती है, एक वाटर लाइक एक वैक्यूल होती है, जो मेम्ब्रेन वैक्यूल उसको कहा जाता है क्योंकि उसमें वाटर को है ना वो स्टोर कर देता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, इसीलिए इसको वैक्यूल कहा जाता है। आज के लिए इतना ही, और इसके अब हम अगले जो सेशन होगा उसमें हम इसके प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के ही हम MCQ पढ़ेंगे, और इसी टाइप से अपनी क्लास चलेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।